नमस्कार, संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं लोकसभा की कार्यवाही से। लोकसभा के बजट सत्र की कार्यवाही बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस सत्र के दौरान सभा की 24 बैठकें हुई, जो कुल 132 घंटे तक चली। पीठासीन सभापति भर्तृहरि मेहताब ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देशानुसार और सदन के सदस्यों के सहयोग से 17वीं लोकसभा के अन्य सत्रों की भांति बजट सत्र में भी रिकॉर्ड कार्य हुआ। इस सत्र के दौरान सभा की उत्पादकता 114% रही। गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष बिरला कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण पिछले कुछ दिन से सदन की कार्यवाही संचालित नहीं कर रहे थे। बजट सत्र की शुरुआत 29 जनवरी को हुई थी और मूल कार्यक्रम के अनुसार इसे 8 अप्रैल तक चलना था, लेकिन कई सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष से सत्र को समय से पूर्व स्थगित करने की अपील की थी, ताकि वो 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों पर ध्यान दे सके। मेहताब ने बताया कि इस बजट सत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए सभा 48 घंटे और 23 मिनट देर तक बैठी। उन्होंने बताया कि सत्र के प्रथम चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 16 घंटे 58 मिनट तक चर्चा हुई और इसमें 149 सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर के बाद सभा ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए केंद्रीय बजट पर 14 घंटे और 42 मिनट तक चर्चा हुई, जिसमें कुल 146 सदस्यों ने भाग लिया। वर्ष 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर सदन में चर्चा की गई। इस चर्चा में कुल 21 घंटे और 43 मिनट का समय लगा। वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में शेष सभी मंत्रालयों की बकाया अनुदानों की मांगों को 17 मार्च 2021 को सभा की स्वीकृति के लिए एक साथ रखा गया और उन्हें स्वीकृत करने के बाद संबंधित विनियोग विधेयक को पारित किया गया। इस सत्र में 17 सरकारी विधेयक पेश किए गए और इनमें कुछ विधेयक पारित किए गए। इनमें वित्त विधेयक 2021, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2021, संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2021, बीमा संशोधन विधेयक 2021, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 और नौ चालान के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 प्रमुख हैं। मेहताब ने बताया कि प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने कार्यपालिका की जिम्मेदारी सुनिश्चित की और सत्र के दौरान 84 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। प्रश्नकाल के पश्चात तथा सायं देर तक बैठकर सदस्यों ने लोक महत्व के कुल 583 मुद्दे उठाए। सदस्यों ने नियम 377 के तहत कुल 405 मामले उठाए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभा में महिला सशक्तिकरण के संबंध में नियम 193 के अधीन अल्पकालिक चर्चा हुई। इस सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा 3591 दस्तावेज सभा पटल पर रखे गए। मेहताब ने बताया कि कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में संसद भवन और विशेषतः लोकसभा चैम्बर में आवश्यक इंतजाम किए गए। सदस्यों, सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों और संबंधित एजेंसियों के कर्मियों के लिए कोविड-19 जांच की व्यवस्था की गई। संसद सदस्यों को सदन में लाए जाने वाले वित्तीय और विधायी विषयों के बारे में जानकारी देने के लिए 16 ब्रीफिंग सत्र आयोजित किए गए, जिनमें संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों और अन्य विशेषज्ञों ने सदस्यों से जानकारी साझा की। मौजूदा सत्र में सरकार के मंत्रियों ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विभिन्न विषयों पर 4 बयान दिए। गैर सरकारी कामकाज के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं संबंधी बसपा सांसद रितेश पांडे के निजी संकल्प पर इस सत्र में आगे चर्चा हुई, जो अधूरी रही। मेहताब की टिप्पणी के बाद वंदे मातरम की धुन बजाई गई और सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी सदन में मौजूद थे। और अब समाचार राज्यसभा से। राज्यसभा में 253वें सत्र की कार्यवाही बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र के दौरान 90% कामकाज हुआ, जिसमें आम बजट को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटाना तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के बाद पारित किया गया। सदन में सेवानिवृत्त हो रहे 3 सदस्यों को विदाई देने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने की घोषणा की। इससे पहले बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में हुए कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए नायडू ने कहा कि सदन में 90% कामकाज हुआ, जबकि इस व्यवधान के चलते सदन के लगभग 21 घंटे बर्बाद हुए। उन्होंने बताया कि सत्र के पहले चरण में कामकाज 99.6% रहा, जबकि दूसरे चरण में ये 85% रहा।
उन्होंने बताया कि इस दौरान कुल 19 विधेयक पारित हुए। नायडू ने कहा कि जून 2019 के बाद सदन के कामकाज में वृद्धि हो रही है। इसके लिए उन्होंने सदस्यों का धन्यवाद किया और कहा कि बगैर उनके सहयोग से यह संभव नहीं था। इस अवसर पर सभापति ने समिति की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति का भी जिक्र किया और सभी दलों के नेताओं से सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इसके साथ आम बजट और जम्मू कश्मीर एवं पुडुचेरी के अनुदान मांगों को चर्चा के बाद लौटा दिया गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों को चर्चा कर पारित किया गया। उच्च सदन में बृहस्पतिवार को अवसंरचना एवं विकास के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इसके तहत देश में विकास वित्त संस्थान के गठन का प्रस्ताव किया गया ताकि आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण देने वाले वित्तीय संस्थानों की कमी को दूर किया जा सके। विधेयक पर उच्च सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकास और वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखकर डीएफआई का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ देश में एक संस्थान और संस्थागत व्यवस्था होगी जिससे दीर्घावधि के लिए पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा संस्थान समय की मांग है और अगले 25 साल के दौरान विकास के लिए देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर इसका गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान पुराने संस्थाओं के अनुभवों पर भी विचार किया गया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित निकाय का संचालन पेशेवरों द्वारा किया जाएगा और सरकार सिर्फ अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। शेष नियुक्तियां बैंक, बोर्ड, ब्यूरो, बीबीबी द्वारा की जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि हर साल निकाय की ऑडिट रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की जाएगी। विकास वित्त संस्थान डीएफआई के लिए शुरुआत में 20,000 करोड़ रुपए पूंजी डाली जाएगी और जो शेयर पूंजी के रूप में होगी। इसमें 5,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक अनुदान होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके माध्यम से देश में आधारभूत ढांचे के विकास में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री के उत्तर के बाद सदन ने ध्वनिमत से राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी। लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बार के बजट भाषण में इस प्रकार के विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना की घोषणा की थी। संस्थान द्वारा निवेशकों से धन जुटाने के संबंध में कर छूट प्रदान करने का प्रावधान भी प्रस्तावित है। इससे पहले विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के जयराम रमेश ने आजादी के बाद स्थापित वित्त विकास संस्थानों डीएफआई की भारत में अवसंरचना विकास के क्षेत्र में योगदानों को विस्तार से रेखांकित किया और कहा कि 1991 के बाद ऐसे संस्थानों की जगह कंपनी कानूनी के जरिए बनाए गए वित्तीय संस्थानों ने ले ली। उन्होंने कहा कि नाबार्ड, सिडबी और आईएफसीआई जैसे डीएफआई को संसद द्वारा पारित कानून से बनाया गया है, लेकिन 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा समिति बनाई जिसने डीएफआई के युग से बाहर निकलने की वकालत की। इसके बाद कंपनी कानूनों के जरिए ऐसे वित्तीय संस्थान बनने लगे। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी कि सरकार को डीएफआई युग में वापस लौटना पड़ रहा है। उन्होंने पूछा क्यों कंपनी कानून की जगह वैधानिक शक्तियों वाले कानून की ओर लौटने को सरकार बाध्य हुई। चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा के जफर इस्लाम ने कहा कि इस विधेयक के जरिए वित्तीय बाजार की लंबी मांग पूरी होगी। उन्होंने कहा कि 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में ये मददगार साबित होगा। बीजू जनता दल के सुजीत कुमार ने विधेयक का समर्थन किया और कहा कि उम्मीद है कि इससे यह संस्थान कुछ वर्षों में तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए की पूंजी जुटाएगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति के बंदा प्रकाश ने भी विधेयक का समर्थन किया और कहा कि संसाधनों में निवेश के लिहाज से इसकी लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। चर्चा में भाग लेते हुए सपा के विशंभर प्रसाद निषाद ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग की और कहा कि आम लोगों को निजी बैंकों पर भरोसा नहीं होता है। पिछले कुछ वर्षों में बैंकों में हुए विभिन्न घोटालों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे, बैंकों सहित विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे लोगों में निराशा और हताशा है। राजद के मनोज कुमार झा ने कहा कि आज़ादी के बाद कई तरह के प्रयोग किए गए और कई संस्थान असफल हो गए। उन्होंने कहा कि उन अनुभवों पर भी विचार करना चाहिए। उन्होंने भी विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग की और कहा कि बिहार को विकास की भूख है और 1947 से ही राज्य को उसका हिस्सा नहीं मिला है। मनोनीत सदस्य नरेंद्र जाधव ने प्रस्तावित निकाय की चर्चा करते हुए कहा कि देश में तीव्र गति से विकास के लिए इसकी जरूरत है। उन्होंने देश में सकल घरेलू बचत दर को बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। आप सदस्य नारायण दास गुप्ता ने कहा कि एक और सरकार विभिन्न सरकारी उपक्रमों पीएसयू का निजीकरण कर रही है, वहीं एक नया पीएसयू बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये विरोधाभासी है। बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि प्रस्तावित निकाय में विदेशी निवेश की सीमा के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। चर्चा में माकपा सदस्य झरना दास वैद्य और तेदेपा नेता के रविंद्र कुमार ने भी भाग लिया और बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाए जाने की जरूरत पर बल दिया। उच्च सदन में केरल से चुनकर आए 3 सदस्यों वायला रवि, के नागेश और अब्दुल वहाब को विदाई दी गई, जो अगले कुछ दिनों में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं।
सभापति वेंकैया नायडू ने सभी सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों के योगदानों और जनहित में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए उनकी अच्छी सेहत और सुनहरे भविष्य की कामना की। तीनों सदस्यों का कार्यकाल 21 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि सदस्य भले ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अभी थके नहीं हैं। अपने योगदान से उन्होंने सदन में अमिट छाप छोड़ी है। सदन में उनके मूल्यवान योगदान और समाज सेवा की मैं सराहना करता हूँ। सदन में आपकी अनुपस्थिति खलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वायला रवि 4 बार उच्च सदन के सदस्य बने और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। अब्दुल वहाब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदस्य हैं और राज्यसभा में उनका दूसरा कार्यकाल पूरा हो रहा है। के रागेश मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के सदस्य के रूप में उच्च सदन पहुंचे थे। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीनों सदस्यों के योगदान की सराहना की और कहा कि उन्होंने प्रभावी तरीके से जनता, खासकर वंचित समाज के लोगों के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाया। विदाई भाषण के दौरान वायला रवि ने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत करने के दिनों से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ काम करने के दौर को याद किया और कुछ पल के लिए भावुक भी हो गए। वहाब ने कहा कि राज्यसभा में अपने 2 कार्यकाल के दौरान उन्हें 3 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी का कार्यकाल देखने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए सांसद आदर्श योजना के अधीन गांवों को गोद लेने का कार्यक्रम उन्हें बहुत पसंद आया और सेवानिवृत्त होने के बाद भी वो गोद लिए गांवों में विकास कार्यों को जारी रखेंगे। और इसी के साथ संसद समाचार में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।